जो कैंसर बढ़ने का कारण आपको लगता है कि वो अवेयरनेस की कमी है? कि फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है एक कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी। बहुत सारे लोगों का अभी भी एक माइंड में एक सवाल होता है कि कैंसर होता क्या है? मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। 35 इयर्स जो बिल्कुल फिट लोग हैं उनमें हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है फीमेल्स के अलावा मेल्स में भी हो सकता है और ये कैंसर है जिससे हम बच सकते हैं सिर्फ एक सर्वाइकल वैक्सीन से। और ये मैमोग्राफी हर महिला को हर 2 साल में ज़रूर कराना चाहिए। मैम, जो अभी जैसे बीड़ी सिगरेट और हम शराब की बात कर रहे थे, इन तीनों चीज़ों पे लिखा हुआ आता है बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कि ये मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, इनसे कैंसर हो सकता है। बट लोग फिर भी मतलब बहुत मात्रा में पी रहे हैं। जब भी कैंसर होता है तो हेयर फॉल हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे कैंसर हैं जिसमें हेयर फॉल होता है? ऐसे कौन कौन से मैम कैंसर हैं स्पेसिफिकली जो अगर टाइम पे जिनका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो उनसे डेथ भी हो सकती है? नमस्ते इंडिया, मैं संदीप यादव। वेलकम टू द स्काई टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनको सिर्फ डॉक्टर कहना काफ़ी नहीं होगा। ये एक पैशनेट फूड व्लॉगर हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं, यानी यूँ कहें तो ये अपने आप में एक वन वुमेन आर्मी है। आइए हम बात करते हैं MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की डिग्री प्राप्त कर राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने वाली डॉक्टर नैना कुमार अग्रवाल से। हम इनसे जानेंगे कैंसर से जुड़े सभी सवालों के बारे में। कैंसर क्या है, कैंसर की रूट कहाँ से स्टार्ट होती है, कैंसर से क्या डेथ हो सकती है और कैंसर कितने प्रकार का होता है। इनसे जुड़े तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे डॉक्टर नैना कुमार अग्रवाल से। वेलकम मैम, कैसे? बिल्कुल बढ़िया। मैम बिल्कुल बचपन से स्टार्ट करते हैं। तो बचपन से मैम बताइए इस फील्ड में कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई? बचपन से मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे डॉक्टर बनना है, बट धीरे धीरे ऐसा लगा जब 10th क्लास 11th क्लास में सब चूज़ करते हैं तो मुझे ये फील्ड अच्छा लगा। ये ज़रूर था कि सोचा था कि जो भी करना है पूरी मेहनत से करना है, मन से करना है। और जब भी कोई मुझसे बच्चे आके पूछते हैं कि मैम हमें डॉक्टर बने या क्या करें, क्यों बने, तो अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारा मन करे वही काम करो जो तुम्हें रोज़ उठ के तुम्हें जाने का, वो काम करने का मन करे। तो मुझे कभी भी घर से कोई प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था। मुझे अच्छा लगा, मुझे बायोलॉजी अच्छी लगी, मुझे मेडिकल फील्ड अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसके लिए पढ़ाई की। 11th-12th में पढ़ाई की, नीट में सिलेक्शन हो गया तो MBBS में एडमिशन ले लिया SMS में। वहाँ पे भी पढ़ाई को एंजॉय किया हमेशा 5 साल। कभी ऐसा नहीं था कि कोई भी कंपल्शन था किसी भी चीज़ का। फिर सर्जरी में इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं, सर्जरी ही है, मैं सर्जरी फील्ड के लिए ही बनी हूँ, तो इसलिए सर्जरी फील्ड चूज़ किया। उसमें स्पेशलाइज़ किया 3 साल। वहाँ आके लगा, कभी भी कुछ पहले से नहीं सोचा था किसी भी स्टेप पे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए हमेशा वो चीज़ें जो आपके लिए बनी होती हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। तो फिर जब सर्जरी की ट्रेनिंग करते रहे तब कैंसर सर्जरी एक फील्ड था जिससे मुझे लगा कि नहीं, मुझे कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए, शायद मेरे लिए यही बना है। और आज 13 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगा कि हाँ, हर कुछ जो था वो एक ब्लॉक्स की तरह थे जो सेट होते चले गए। जी मैम, जैसे अभी आपने बताया जो 13 साल का जो सफ़र था, जो जर्नी थी, वो कैसी रही आपकी? क्या क्या आपने वहाँ पे मतलब चैलेंजेस फेस किए? बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी, मैं कहूँगी। बहुत कुछ सीखा, हर पल कुछ ना कुछ सीखा। कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, उतार में भी बहुत कुछ सीखा और चढ़ाव में भी बहुत कुछ सीखा। मेरे पेशेंट्स जो है हमेशा कहते हैं कि मैम आपने हमारे लिए कुछ किया। मैं हमेशा उनको कहती हूँ आपने मुझे इतना कुछ सिखा दिया। हर पेशेंट जो आता है वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। उसकी हिम्मत, उसकी जो एक वो होती है स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, और जो एक घर वालों का प्यार होता है एक पेशेंट के लिए, चाहे वो एक अपनी माँ के लिए हो या अपनी वाइफ के लिए हो, हस्बैंड के लिए हो, तो वो लाइफ के बहुत पहलू हमें सिखा देता है। तो बहुत कुछ सीखा है इन सालों में। मैम जैसे कि आप कैंसर सर्जन है ना, तो बहुत सारे लोगों का अभी भी एक माइंड में एक सवाल होता है कि कैंसर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता। बिल्कुल। तो कैंसर क्या है कि जैसे अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की या सर्वाइकल कैंसर की, जो कि हमारे गर्भाशय के निचला हिस्से को बोलते हैं सर्विक्स कैंसर, या फिर ओरल कैंसर जो होता है मुंह का कैंसर। कैंसर है कोई भी एक टाइप की सेल का अनियमित रूप से बढ़ते चले जाना। हम कोई भी चीज़ को, अगर हमारा घाव में चोट लगती है वो भर जाता है, वो रुक जाता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। पर अगर वो अनियमित रूप से बढ़ती चले जाए, और ये क्यों बढ़ती है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर हम ओरल कैंसर का एग्जांपल लें तो जो ये
बीड़ी गुटखा तंबाकू है, इससे हमारे जो मुंह का जो अंदर की जो लाइनिंग है बहुत मुलायम सॉफ्ट होती है अगर आप अपने जीभ से फील करो तो। बट स्मोकिंग या फिर अल्कोहल से वो बिल्कुल खुरदरी हो जाती है। तो कोई भी नेचुरल चीज़ को अगर हम छेड़ देते हैं कि हम उसको स्मोकिंग या अल्कोहल से वो खुरदरी हो गई और फिर उसमें अगर हल्का सा भी कुछ चेंज आया तो वो चेंज फिर बढ़ता चला जाता है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। जी मैम, जब ऐसे अभी आपने बात की सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की, तो जो रूरल इंडिया है वहाँ पे अभी भी इन टॉपिक्स पे बात करते हुए लोग कतराते हैं, तो आपको भी मैम चैलेंजेस फेस करने पड़े ऐसे? तो जैसे बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी, कि बहुत बार मुझे स्कूल में या कॉलेजेस में बोला जाता है कि आप अगर आप ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर पे बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ लड़कियों के लिए बोलना चाहेंगे क्या? मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, मैं दोनों बच्चों से बात करना चाहूँगी, लड़कियों से भी लड़कों से भी, क्योंकि लड़कों की भी माँ है जिनसे वो अपने से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी भी बहनें हैं जिनसे वो अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर उनकी माँ और बहनों को अगर उनको कोई दिक्कत है, चाहे वो स्तन की बात करें हम या सर्विक्स की बात करें, अगर हमारी मम्मा या फिर हमारी बहनें कंफर्टेबल नहीं होंगे अपने भाई को या अपने बेटे को बताने में, तो फिर हम डॉक्टर के पास कैसे आएंगे? तो वो अवेयरनेस लाने के लिए हमें हर बच्चे को, चाहे वो लड़का है लड़की, इक्वल रूप से समझाना है कि स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो है, जो हम सर्विक्स की यहाँ बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है सर्विक्स जो है ये सर्वाइकल पेन जो है नेक का पेन होता है, ये सर्विक्स कैंसर नहीं है। सर्विक्स जो होता है वो हमारा जो गर्भाशय है, जहाँ से बेबी जन्म लेता है, गर्भाशय के निचले हिस्से को बोलते हैं सर्विक्स। वहाँ का कैंसर जो है हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा है, वो है क्योंकि महावारी के टाइम पे पैड नहीं इस्तेमाल करने से या गंदगी रखने से, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें पता है कि हम चीज़ों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, तभी तो हम डॉक्टर के पास टाइम से आ पाएंगे। तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है और आजकल ये आती जा रही है। इतने लड़के आजकल आते हैं जो अपनी मम्मा को साथ में लेके आती, नहीं मैम हमारी आप टेस्ट करो, आप चेकअप करो, आप देखो कि इनको सही है या नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस है जो देख के अच्छा लगता है, और है जागरूकता आ रही है और भी आएगी। मैम ये जो कैंसर बढ़ने का कारण है, जो भी आपने भी बताया ना, जो कैंसर बढ़ने का कारण, आपको लगता है कि वो अवेयरनेस की कमी है? क्योंकि इनिशियली स्टेज पे जब चीज़ें ख़राब होती हैं तब वो अवेयरनेस नहीं होती और इस टॉपिक से बात करने से लोग कतराते हैं रूरल एरिया में, तो वो चीज़ें बढ़ती चली जाती है एक पॉइंट के बाद। या बिल्कुल, जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बात करें, हम अपने आप को इंडिया में हम लोग ज़्यादातर यूएस से कंपेयर करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि यूएस के मुकाबले हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम है। अगर वहाँ 100 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो हमारे यहाँ सिर्फ 1 महिला को होता है। प्रॉब्लम हमारी क्या है, वो 100 के 100 अर्ली स्टेज में चली जाती हैं डॉक्टर के पास, और हमारी वो एक भी है ना, वो 5 साल बाद आएगी डॉक्टर के पास। तो हम जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमारे पास पूरी सुविधाएं है ट्रीटमेंट करने की। और हमारे पास, आप विश्वास नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र में एक जगह है बाशी, वहाँ से यूएस के साइंटिस्ट जो है वो आके स्टडी कर रहे हैं कि वहाँ पे सबसे कम ब्रेस्ट कैंसर होता है पूरे वर्ल्ड में। वो ये जानना चाहते हैं कि वहाँ की महिलाएं क्या खाती हैं, कि हमारे इंडिया की महिलाएं ऐसा क्या खाती हैं जो हमारे में ब्रेस्ट कैंसर इतना कम है। तो हमारे पास हमारा रहन सहन, हमारा खान पान सदियों से बहुत अच्छा है। अगर हम उसको बदलाव ना करें तो, पहली बात। दूसरी बात कि हम वेस्टर्न कल्चर को कॉपी ना करें, गलत चीज़ों की आदतें कूल बनने के लिए ना डालें। और तीसरी चीज़, अगर कभी भी कुछ अबनॉर्मल फील हो, अबनॉर्मल मतलब नॉर्मल से अलग कभी फील हो, चाहे वो कहीं भी बॉडी का पार्ट हो, तो टाइम पे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे अभी आपने बताया मैम कैंसर ट्रीटमेंट का ना, तो जब आप कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है मैम, कैंसर ट्रीटमेंट या एक जो कैंसर का डर होता है लोगों में वो? कैंसर ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है ही। जब भी हम किसी पेशेंट को बताते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट, वो ज़्यादातर पूछते हैं कि मैम बस सर्जरी हो गई तो हम ठीक हो गए, हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। तो हम सबको यही समझाते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट हमेशा 4 भागों में होता है। 33% ऑपरेशन, 33% कीमो, 33% जो है रेडियोथेरेपी जिसको हम सिकाव बोलते हैं, और 1% जो है वो पेशेंट की हिम्मत। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये तीनों पार्ट जो हैं ट्रीटमेंट के, ये पेशेंट तभी कंप्लीट कर पाएगा जब उसके अंदर की हिम्मत और उसके घर वालों की हिम्मत। बहुत ज़रूरी है कि फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होता है एक कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी में। जी मैम, आपने जो कैंसर ट्रीटमेंट अभी तक किए हैं, जो सर्जरी की हैं, तो उसमें
आपका कोई सबसे चैलेंजिंग केस जो अभी तक रहा हो, आप बताना चाहें? हर पेशेंट हमारे लिए बहुत बहुत स्पेशल होता है, और सबसे खूबसूरत पल वही होता है जब वो ठीक होके जिस दिन डिस्चार्ज कर रहा होता है, और जब हम उसको जाके बोलते हैं कि अब आप ठीक हैं एंड अब आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है, तो वो सबसे खूबसूरत है। अगर एक पेशेंट की हम बात करें तो हमारा एक पेशेंट थे जो जिनको कोलॉन का कैंसर था, एंड उनका ट्रीटमेंट हो गया था, कीमोथेरेपी सर्जरी पूरी तरह से हो गई थी। फिर उनके अचानक कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ जिस वजह से उनको आईसीयू शिफ्ट करना पड़ा, एंड वो आईसीयू में रहे 1 महीना वेंटिलेटर पे। बट वो पेशेंट की हिम्मत इतनी थी कि जब वो वेंटिलेटर पे भी थे तो हम उनको पूछते थे कि आप ठीक है, सब जो भी उनका नाम था, अगर हम उनको कुछ भी बोलें कि हम सपोजली हम बोले हाँ विनय जी आपका आप ठीक है, तो वो ऐसे से करके ना हमेशा ना मॉर्निंग इवनिंग हमें बोलते थे ऐसे स्माइल करके कि हाँ सब ठीक है। तो वही एक चीज़ थी जो हमारे सारे टीम के जो डॉक्टर्स थे वो इतना ज़्यादा, उनको हमें इतनी हिम्मत मिलती थी कि अगर ये पेशेंट इतना स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या ना करें, और जब हमें बिल्कुल ही कई बार उम्मीद हो जा क्या हम क्या ना करें क्या करें, बट वो पेशेंट की फैमिली की हिम्मत और इतनी हिम्मत थी कि वो 1 महीने बाद सही सलामत विदाउट ऑक्सीजन घर गए। एंड आज अब वो 3 साल हो गए इस बात को, हर 6 महीने वो आते हैं दिखाने के लिए, और एक बड़ा सा अपने गांव से लस्सी का एक ढो लेके आते हैं हमारे टीम के पूरे डॉक्टर्स के लिए। तो बस यही है छोटी छोटी बातें जो हमें खुशियाँ देती हैं। जी मैम, क्या जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है वो मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना लेंदी हो सकता है, मतलब कितना टाइम लग जाता है रिकवर करने में? संदीप जी, ट्रीटमेंट जो है वो पूरा कंप्लीट कराना है। मेन टारगेट ये है कि जितना भी हर कैंसर का अलग अलग ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट होता है। अगर हम माने कि रेडियोथेरेपी ज़्यादातर जो है वो 28 दिन की होती है, कीमोथेरेपी होती है ज़्यादातर वो 14 दिन में एक लगती है या 21 दिन में एक लगती है। तो एक ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, और उसके आगे पीछे टैबलेट्स चलती है। सबसे ज़रूरी है फॉलोअप, जिसको हम बोलते हैं कि एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद पेशेंट को हर 3 महीने में दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी को ओरल कैंसर होता है तो उनके ट्रीटमेंट पूरा हो जाने के बावजूद भी सिगरेट की वजह से जो उनका मुंह का जो डैमेज हो चुका है उस वजह से उनको सेकेंड कैंसर होने की बहुत संभावना होती है। तो वो हर 3 महीने में आकर हमसे अगर चेकअप कराएं तो हम कुछ भी अगर अब नॉर्मल लगे तो हम उसको टाइम पे पकड़ सकते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो टाइम पे आके ज़रूर दिखाएं। तो मैम ऐसी लाइक जो अभी आपने बताया जैसे ओरल कैंसर होती है, तो क्या उससे मैम जान भी जा सकती है ओरल कैंसर से? अगर ट्रीटमेंट टाइम से हो, पूरा हो, तो 100% क्योर होता है, और अगर नहीं हो तो? अगर नहीं हो तो डेफिनेटली फिर हमारे लिए बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से मैम कैंसर हैं स्पेसिफिकली जो अगर टाइम पे जिनका ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो उनसे डेथ भी हो सकती है? संदीप जी, हर कैंसर जो है अगर उसमें टाइम से ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो वो फैल जाता है बॉडी में, और फिर ट्रीटमेंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए मैम, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो बहुत हेल्दी है, जो कभी नशा नहीं करता, कभी स्मोकिंग नहीं करता, कोई ड्रिंकिंग नहीं, हेल्दी है, हेल्दी खाता है, बहुत हेल्दी रहता है, बट क्या उसको फिर भी कैंसर हो सकता है? देखिए, हम आजकल ऐसे एटमॉस्फेयर या ऐसे युग में रह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं बदल सकते, जैसे कि हमारा हवा पानी है, या जैसे हम दिल्ली की बात करें तो लोग पोल्यूशन की बात करते हैं, बैंगलोर की बात करें मेट्रो सिटीज़ की तो वहाँ पोल्यूशन की बात है, या फिर कई बार साफ़ पानी नहीं आ पाता, या फिर आसपास कोई और स्मोकिंग कर रहा होता है। अगर हम आपको एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हमें ये तो पता है कि स्मोकिंग से हमें खुद को नुकसान होता है। अब हमें ये भी पता है कि पैसिव स्मोकिंग होती है, जैसे कि अगर एक इंसान स्मोक कर रहा है सपोज़, तो उसके पास में अगर उसकी वाइफ बैठी है तो उसको भी इक्वल नुकसान होगा, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग। बट अगर वो स्मोकिंग करके उस रूम से चले गए हैं, उस रूम में उसके बच्चे आते हैं खेलने के लिए, तो उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि जो स्मोकिंग का जो धुआं है, उसके जो कण हैं वो दीवार पे चिपक चुके हैं। और इसको हम थर्ड हैंड स्मोक बोलते हैं, जिससे उनके बच्चों को भी नुकसान हो रहा है। तो ये कई चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ जो हम नहीं बदल सकते, जिनको हम हवा पानी अगर दूषित है तो हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलेंगे, जिनके बारे में हम नहीं कर सकते। पर बहुत चीज़ें हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिनमें हम बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग छोड़ना, अल्कोहल नहीं करना,
या फिर अपना रेगुलर एक्सरसाइज करना, हमारा खान पान सही हो। तो जो चीज़ें हम बदल सकते हैं, हम सिर्फ उन पे केंद्रित रहें, वो ज़रूरी है। और स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है, तो वो ना रहें। कि आजकल के जो लाइफस्टाइल है, जिस वजह से हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, वो है हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है, तो वो ना लें। और टाइम पे एक्सरसाइज, रेगुलर वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कैंसर से बचा सकती हैं। मैम मेंटली, जैसे अभी अपनी बात करी कि जो मेंटली हम प्रेशर लेते हैं, तो क्या मेंटली प्रेशर भी एक लिमिट पे जाने के बाद हार्ट डिजीज़ को बढ़ा सकता है, जो कि जी, कैंसर में हेल्प कर? बिल्कुल संदीप जी, मेंटल स्ट्रेस जो है आजकल अगर आप पेपर पढ़ें तो हार्ट अटैक्स जो हैं यंग एज 30 इयर्स 35 इयर्स, जो बिल्कुल फिट, फिज़िकली फिट लोग हैं, उनमें हार्ट अटैक्स हो रहे हैं या लकवा मार जाना हो रहा है। तो इसका क्या कारण है? मेंटल स्ट्रेस। आजकल लोगों का लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हबड़ तबड़ का हो गया है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि हमारा जब दिमाग को ठहरने और सोचने का वक्त ही नहीं है। जितना स्ट्रेस होता है उतना ही स्ट्रेस हमारे हार्ट पे और हमारे ब्रेन पे पड़ता है, जो कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जो है, डिसऑर्डर्स जो है, जो कि कैंसर, फिर आगे जाके कैंसर का कारण बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकली फ़िट रहना, दोनों, मेंटली फ़िट एंड फिज़िकली फ़िट। मैम जो अभी ब्रेस्ट कैंसर और जो सर्वाइकल कैंसर होती है, उसका पता कैसे चलता है? ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है संदीप जी, कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे नंबर 1 कैंसर है हमारे इंडिया में। मेल फीमेल मिला के सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर जो इंडिया में हो रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर है। और ब्रेस्ट कैंसर जो है फीमेल्स के अलावा मेल्स में भी हो सकता है, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो हमारा चेस्ट की मसल्स है उसमें। अब फीमेल्स को ध्यान कैसे रखना है कि कैसे पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, कि उनको हर महीने जो एक पीरियड्स आने के 10 दिन बाद अपने ब्रेस्ट को हमेशा उनको फ़ील करना चाहिए। उनको कभी भी ऐसी कोई गांठ महसूस हो जिसमें दर्द नहीं हो रहा है या हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से सुनिए कि दर्द नहीं हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती है कि मैम 5 साल से गांठ है पर दर्द वर्द कुछ नहीं है, प्रॉब्लम वहीं आती है। कोई भी गांठ हो, गांठ होनी चाहिए, कोई भी आपको महसूस हो, आप स्तन को महसूस करके देखिए, कभी भी कोई गांठ महसूस हो या निप्पल जो है, जो उभरा हुआ हिस्सा है ब्रेस्ट का, स्तन का, उससे कोई पानी आना, गंदा पानी आना या उसका अंदर चले जाना, आपको कभी भी नॉर्मल से अलग कुछ भी फील हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं स्तन कैंसर। दूसरा हम बात करें सर्वाइकल कैंसर जो है, वो हमारे गर्भाशय के निचले हिस्से को सर्विक्स बोलते हैं। ये कौन सी उम्र में होता है? हमारी नानियों और दादियों की उम्र में, जो कि है 50 से 70 वर्ष। तो उसमें नीचे से गंदा पानी आना या जो महावरी के अलावा गंदा पानी आना, खून आना नीचे से, या फिर हस्बैंड के पास आने के टाइम बहुत तेज़ दर्द होना, ये सब नॉर्मल से अलग चीज़ें हैं। और अगर कभी भी ये हों तो आप एक बार चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि सर्विक्स कैंसर, सब लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेथ हो रही है, मृत्यु जो हो रही है पूरे इंडिया में किसी भी कैंसर से, वो है सर्विक्स कैंसर। और ये कैंसर है जिससे हम बच सकते हैं सिर्फ एक सर्वाइकल वैक्सीन से, जो कि एक सिंपल वैक्सीन है। मैम अभी आपने बताया कि मेंस में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। बिल्कुल होता है। तो मेन में भी जो है कि वही जो है स्तन का वही एरिया है कि जो उभरा हुआ है, उतना उभरा हुआ नहीं है जितना फीमेल्स में है, पर ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी होता है। तो मेल्स को भी कभी कुछ फील हो कि जो एरिया है चेस्ट मसल्स का, वहाँ कोई भी गांठ फील हो, या निपल के एरिया में कभी उनको फील हो कि गंदा पानी आना, लाल पानी आना, तो बिल्कुल आप चेकअप ज़रूर कराएं। जी मैम, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि ब्रेस्ट कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है? ब्रेस्ट कैंसर को ये प्रिवेंट करने का एक टेस्ट होता है, प्रिवेंट नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी पता लगाने का। एक हम बोलते हैं स्तन का एक्सरे होता है, जिसको मैमोग्राफी बोलते हैं। और ये मैमोग्राफी हर महिला को हर 2 साल में ज़रूर कराना चाहिए। ये स्तन में एक एक्सरे की तरह होता है, जिसमें उनको कुछ भी नॉर्मल से अलग अगर लगे तो वो बता देंगे, जिसको हम कहते हैं मैमोग्राफी। और मैमोग्राफी के में उनको लगता है कि कुछ भी हमें लग रही है कि गांठ है या ये हो सकता है कैंसर, तो हम उसका एक सैंपल लेते हैं जिसको बोलते हैं बायोप्सी। जी मैम, जैसे अभी अपनी बात की बायोप्सी की, तो ये बहुत सारे लोगों के मन में एक मिथ है कि अगर बायोप्सी टेस्ट किया जाएगा तो कैंसर बढ़ जाएगी, तो क्या ऐसा सच में होता है? संदीप जी, ये इतनी बड़ा डाउट है कि मुझसे इतने लोग आके पूछते हैं कि मैम हम बायोप्सी नहीं कराएंगे क्योंकि इससे फैल जाएगा। बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता।
बायोप्सी एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है जिसमें हम बहुत पतली सुई से एक टुकड़ा लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ ओरल कैंसर की, तो अगर इतना बड़ा घाव हो रहा है मुंह के अंदर, हम उस पतली सुई से एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से टाइप का कैंसर है। बहुत अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, हमें उसमें से ढूंढना है कि हाँ ये कैंसर है और इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये है। तो उसको ढूंढने के लिए हमें एक पूरे, अगर हम माने कि ये बहुत सारी धागे पड़े हुए हैं, उसमें से हमें एक धागे को ढूंढना है, तो धागा ढूंढ के हम फिर उसी का ट्रीटमेंट एग्जैक्ट करेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है बायोप्सी, और वो बायोप्सी आप ज़रूर कराइए और उससे कैंसर नहीं फैलेगा। मैम एक और हम जो देखते हैं कि जब भी कैंसर होता है तो हेयर फॉल हो जाता है, तो कौन कौन से ऐसे कैंसर हैं जिसमें हेयर फॉल होता है? तो कैंसर से हेयर फॉल नहीं होता। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी क्या होती है कि ये आपको दवाई दी जाती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई होती है, जो कैंसर की जो सेल्स हैं उनको मारेगी। अगर हम कोई भी इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई दे रहे हैं जिससे कैंसर मर रहा है, तो उससे हमारी बॉडी के कुछ सबसे हमारा जो जल्दी बढ़ने वाली चीज़ें वो हमारे बाल हैं। जो हमारे बाल और हमारे नाखून, ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं हमारी बॉडी में। अगर हम कैंसर जैसी इतनी हानिकारक और इतनी मतलब इतनी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम मार रहे हैं, तो कैंसर जो हमारे बालों की जो सेल्स होती हैं वो भी इससे मरती हैं। बट जैसे ही हम कीमोथेरेपी कंप्लीट होती हैं तो विदिन 6 मंथ्स वो बाल पूरे वापस आ जाते हैं। तो हम हर पेशेंट को यही समझाते हैं कि ये 6 महीने जो है ये आपकी लाइफ के लिए, पूरे आगे वाले आपके आने वाले 20 से 40 सालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इन 6 महीनों से मत डरिए, क्योंकि अगले 6 महीने में आपके वो जो बाल जा रहे हैं वो और भी खूबसूरत तरीके से वापस आ जाएंगे। जी, जैसे मैम जो भी कैंसर जैसे किसी को हो रहा है, तो सबसे बड़ा मिथ तो जैसे अभी आपने बात की बायोप्सी वाले की, लोग उससे डरते हैं कि जैसे बायोप्सी टेस्ट कराए तो कैंसर बढ़ जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो फर्स्ट स्टेज पे हम कैंसर को वो कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मैंने आपको बताया, स्तन कैंसर में कभी भी गांठ फील हो तो दिखाना है। सर्विक्स कैंसर में गंदा पानी आना, लाल रंग का पानी आना, खून आना तो दिखाना है। तीसरी बात करते हैं सबसे कॉमन जो है ओरल कैंसर जो है, या लंग कैंसर। ओरल कैंसर जो है सबसे क्यों होता है? स्मोकिंग और अल्कोहल, जैसे कि अपन ने अभी बात की थी कि क्यों होता है, कैसे होता है। अगर मुंह में कभी भी कोई घाव हो जो ठीक नहीं हो रहा है 2 हफ्ते से, कोई छाला हो जो ठीक नहीं हो रहा है, सूजन है, और अगर आप लेते हैं, अगर आप तंबाकू, बीड़ी, खैनी, गुटखा, कुछ भी किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं और आपको मुंह में अगर कुछ भी लगता है ये ठीक नहीं हो रहा 2 हफ्तों से, तो आप चेकअप ज़रूर कराएं। ये सेम बात आती है लंग कैंसर के लिए। जो भी लोग सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, अगर उनको लगे कि खांसी है 2 हफ्ते से ज़्यादा जो ठीक नहीं हो रही है, तो आप चेकअप ज़रूर कराएं। मैम जो अभी जैसे बीड़ी, सिगरेट और हम शराब की बात कर रहे थे, इन तीनों चीज़ों पे लिखा हुआ आता है बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कि ये मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, इनसे कैंसर हो सकता है। बट लोग फिर भी मतलब बहुत मात्रा में पी रहे हैं, तो ऐसा क्यों? लाइक उनको अवेयरनेस होती है, आई थिंक सबको पता होता है कि इस पर कुछ लिखा है तो ये कैंसर हो ही सकती है, बट वो फिर भी नहीं छोड़ पा रहे उनको। आप देखिए, गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, वो इतना बड़ा वो तंबाकू सेवन हानिकारक है, वो मुकेश जी का ऐड भी दे रही है हर मूवी से पहले। हम मुकेश जी का एक ऐड भी देखते हैं, अब तो हम अक्षय कुमार जी का भी ऐड देख रहे हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो ऐड दिखाते हैं। बहुत अवेयरनेस आई है, और अभी भी इतना ज़रूरी है कि, बट ये जो चीज़ें हैं ये हमको बेची जा रही हैं, जो है सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल जो है, पर हमें प्रोटेक्शन हमें अपना खुद अपने दिमाग से करना है कि हम सबको पता है कि हानिकारक है। तो अगर हमें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमें पता है कि ये गलत चीज़ें हैं, इनसे हमें ये चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। ये सिर्फ हमारे खुद के हाथ में है। जब भी आपको लगे कि हाँ कि मैं इन चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ, आप अपने फैमिली के बारे में सोचिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको पाल पोस के इतने छोटे से इतना बड़ा किया है, और ये सिर्फ इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से आप भी सब कुछ खो देंगे और वो भी सब कुछ खो देंगे। मैम आपको क्या लगता है कि जो इनिशियल लेवल पे जो कैंसर को है हम लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, मतलब चाहे वो मतलब कोई भी कैंसर हो, हर कैंसर को जो इनिशियल स्टेज है हम उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, और जैसे ही एक लेवल पे कैंसर बढ़ रहा है उसके बाद हमें लग रहा है कि कैंसर से जान जा सकती है,
तो वो स्टार्ट में जो सीरियस लेने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? सबसे इम्पॉर्टेंट है जागरूकता और अपने लिए टाइम निकालना। स्पेशली हमारे यहाँ की जो इंडिया की महिलाएं ना, वो सब लोगों का ध्यान रखती है, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स का, पति का, ये वो अपने हस्बैंड का ये मीटिंग है, वो खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। तो हमारी फैमिली की जिम्मेदारी है कि वो जो घर की फीमेल्स हैं उनका ध्यान रखें। कभी भी कुछ आपको लगे कि आपकी बॉडी में नॉर्मल से अबनॉर्मल कुछ हो रहा है, कहीं भी कोई घाट छाला महसूस हो रहा है जिसमें दर्द हो या ना हो, कहीं भी खांसी में खून, नीचे लैट्रिन में खून, पेशाब में खून आना या नीचे बच्चेदानी के रास्ते से खून आना, कभी भी इनमें से कुछ चीज़ महसूस हो तो आप चेकअप ज़रूर कराइए। मैं ये नहीं कह रही कि वो कैंसर ही होगा, बट वो कैंसर हो सकता है जिसका 100% ट्रीटमेंट होगा अगर आप स्टेज 1 और 2 में हमारे पास आ जाए। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, सरकार ये पूरा ट्रीटमेंट फ्री दे रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बट लोगों को बस थोड़ा सा हिम्मत करनी है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है और विश्वास करना है कि ये ट्रीटमेंट पूरा हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेज पे ही एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। नहीं होगा कैंसर तो एटलीस्ट आप चैन की नींद सो सकेंगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, और होगा तो आपका 100% ट्रीटमेंट हो जाएगा। दोनों ही चीज़ों में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपको लगता है मैम कैंसर की अगर अवेयरनेस हमें अच्छे से हो तो हम कैंसर को ईजिली हरा सकते हैं? बिल्कुल संदीप जी, अगर कैंसर फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में हमें पता चल जाता है तो उसका 100% क्योर, अब हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जो पहले के ज़माने में यूएस में ही अवेलेबल थी। अब हमारे पास इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, जिसके बारे में हम पेपर्स में पढ़ते हैं या फिर टीवी पे देखते हैं, वो ट्रीटमेंट, वो थेरेपीज़ पूरी फुल सारी फ्री अवेलेबल है हमारे पास। तो बस पेशेंट्स हमारे पास टाइम से आ जाए और हमको थेरेपी दे सके, हमारा यही एक टारगेट है। मैम हम देखते हैं कि कैंसर जो मतलब कैंसर अवेयरनेस के लिए अलग अलग जो रिबन्स का वो यूज़ किया जाता है, अलग अलग कलर के रिबन्स का, तो उनका क्या मतलब होता है? अब अवेयरनेस जनरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्टिविस्ट सोचते हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हर महीने हम एक कैंसर अवेयरनेस मंथ डिक्लेयर करते हैं। ये क्यों किया जाता है कि जिस दिन सपोज़ हम वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि फरवरी में, तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि इंडिया के सारे पेपर्स में आपको हर कैंसर का आर्टिकल मिलेगा। तो लोग पढ़ते हैं। बहुत लोग हैं जो पूछने आते हैं कि हाँ पेपर में आया था मैम तो हमने ये पढ़ा, या टीवी पे उस महीने जैसे सपोज़ अभी चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो चाइल्डहुड कैंसर्स के बारे में हर पेपर में आ रहा है, हर टीवी पे बहुत सारे शोज़ आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है। तो हर महीना एक कैंसर को डेडिकेट किया गया है अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, ताकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना लोग टाइम पे आ सकेंगे ट्रीटमेंट के लिए और 100% ठीक हो सकेंगे। मैम ऐसे कौन से फूड सप्लीमेंट हैं जो कैंसर के रिस्क को कम करते हैं? संदीप जी, सप्लीमेंट्स तो बिल्कुल नहीं। सप्लीमेंट्स कुछ नहीं, जितना हम नेचुरल रहेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा खान पान बहुत अच्छा है। अगर हम माने तो हमारे यहाँ जो रूरल बैकग्राउंड से, जो गांव से हमारे पेशेंट्स आते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं फिज़िकली, और अंदर से उनके जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो ट्रेडिशनल खाना है, बाजरा, ज्वार, रागी, जो कहते हैं ना मोटे दाने, मोटा अनाज, वो इतना हेल्दी है। दूध, छाछ, लस्सी, पनीर। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आके ठीक होके जाता है वो कहते हैं, पूछता है ना कि मैम मैं ये सप्लीमेंट लूँ, मैंने कहा तुम गाँव का सिंपल खाना खा लेना बस। तो अगर हम वो चीज़ें, सिंपल चीज़ें अच्छे से लें, ये जो आजकल जो नई नई डाइट्स आई हैं, ये सब नहीं फॉलो करके नॉर्मल अपना हेल्दी खाना खाएं, रेगुलर खाना खाएं, वो सबसे ज़रूरी है। उससे ज़्यादा हेल्दी कोई चीज़ नहीं है। और जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, आर्टिफिशियल टैबलेट्स, इन सब से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। मैम आजकल की जो यंग जनरेशन है ना, वो लाइक कूल बनने के चक्कर में स्टार्ट में नशे और सब चीज़ें स्टार्ट कर देती हैं। एक टाइम के बाद वो छोड़ना चाहते हैं बट उनको लत लग चुकी होती है, वो छोड़ नहीं पाते। तो उनको अगर कुछ आप कहना चाहें? बिल्कुल संदीप जी, इतने सारे आजकल पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमने बस एक बार, दोस्तों ने एक बार सिगरेट पिलाई, हमने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं, तो ट्राई कर ली, और अब आज उस बात को 3 साल हो गए। मैं छोड़ता हूँ और फिर 3 हफ्ते बाद फिर एक वापस ले लेता हूँ। जो ये एक चीज़ है ना, तो वो और वो छोड़ना चाह रहा है इंसान, पर वो छोड़ नहीं पा रहा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए जो चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। वो हमारे यहाँ एक होता है नशा मुक्ति केंद्र, डी एडिक्शन सेंटर्स जो हैं
हर जगह हैं। एसएमएस में डी एडिक्शन सेंटर्स है, साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, पर लोग डरते हैं इनके पास जाने से। बट ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको मेंटल सपोर्ट देते हैं। जब आपको सबसे ज़्यादा 2 हफ्ते तक तो सिगरेट बंदा छोड़ देता है, एक इंसान छोड़ देता है, पर तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते उसको लगता है, उसके अंदर बॉडी के अंदर जो क्रेविंग होती है उसको सबसाइड कैसे करना है। इसके लिए आपके हमारे ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, जो कि 100% आपको हेल्प करते हैं, पर आपको विश्वास करके उनके पास जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमारे पास ऐसी टैबलेट्स हैं जो आपकी क्रेविंग को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। सिगरेट बीड़ी पीने की क्रेविंग ख़त्म कर देती हैं। बहुत लोग आजकल सक्सेसफुली छोड़ रहे हैं सिगरेट बीड़ी तंबाकू, क्योंकि वो प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं। दे ट्रस्ट देयर डॉक्टर्स कि हाँ हमें छोड़नी है, तो उनको पूरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। साथ में ये जो टैबलेट्स हैं उनकी क्रेविंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। बट जस्ट कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। आप एक बार बोलिए जो भी आपका सबसे पास में जो भी चिकित्सा केंद्र है कि हमें डी एडिक्शन या नशा मुक्ति केंद्र सर्टिफाइड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड नशा मुक्ति केंद्र में जाना है, एंड वो आप छोड़ सकते हैं। मैम एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है कि जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लोग बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ऐसा क्यों? इंडिया में क्या सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है? संदीप जी, इंडिया में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमारे पास बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स हैं। आजकल बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिना खान जैसे बहुत ही एक फेमस एक्ट्रेस है, उन्होंने यही कहा कि मैं पूरा ट्रीटमेंट इंडिया से ही लूँगी, और उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट इंडिया से ही लिया। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट पूरा इंडिया में ही लिया, डिस्पाइट कि वो जा सकते थे बाहर। तो इंडिया में सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल टॉप नॉच अवेलेबल है, और गवर्नमेंट सेंटर्स में तो ये सारी फ्री अवेलेबल है, जो कि आप पूरा ट्रीटमेंट फ्री होता है। तो आप विश्वास करिए, और एक बार डॉक्टर बस दिखाइए सर्टिफाइड डॉक्टर को ही, आप ऐसे किसी की भी बातों में आके गलत ट्रीटमेंट ना लें। मैम जैसे कैंसर सर्जन होना अपने आप में एक बहुत ही इमोशनल डिमांडिंग फील्ड है, तो इतनी सारी सर्जरीज करना, पेशेंट्स को संभालना, तो आप अपने आप को इमोशनली कैसे बैलेंस करते हैं? कई बार बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आप एक दिन में आप बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं कैंसर के लिए। कई बार आप कुछ नहीं कर पाते कई पेशेंट्स के लिए, तो डेफिनेटली थोड़ा बुरा लगता है, थोड़ा मेंटली थोड़ा आप फील करते हो। तो उस टाइम आपका सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा आपका फैमिली सपोर्ट। अगर यू हैव योर फैमिली अराउंड यू, जो आपको पता है कि काम के बाद आप जाएंगे, काम अपने जीवन का एक हिस्सा है, और भी बाकी हिस्सा जो है आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। दूसरी चीज़ है आपकी हॉबीज़। आप हॉबीज़ ज़रूर रखें, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आप चाहे क्रिकेटर हो तो भी आपकी एक टाइम होता है जब आप फैमिली के साथ जाके बैठते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, उनसे बातें करते हैं, जब आपको एक रिलैक्सेशन फील होता है। उसके अलावा आपकी हॉबीज़ होती हैं, जैसे कि पेंटिंग है, डांसिंग है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सिर्फ काम लाइफ का एक हिस्सा है, बट बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है आपकी खुद की मेंटल और फिज़िकल वेलबींग के लिए। जी मैम, आपकी जो अपनी हॉबीज़ हैं, आप उनके लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि एक इस लेवल के डॉक्टर होना लाइक पूरा टाइम अपना पढ़ाई में ही जाता होगा। ये बहुत लोग सोचते हैं कि अगर डॉक्टर्स हैं तो अगर हम और कुछ भी नहीं करते होंगे, बट ये आजकल ये काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा कि जितने भी डॉक्टर्स जो हैं जिनको मैं देख रही हूँ, वो अपनी हॉबीज़ के लिए पूरा टाइम निकालते हैं। चाहे वो रनिंग के लिए डेफिनेटली जाते हैं 2 घंटे, या फिर अगर वो पेंटिंग करना चाहे तो 1 घंटा पेंटिंग ज़रूर करते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। हम सब ये पढ़ते हैं, पर हमको ये मानना नहीं चाहता, हमको ये बात नहीं करते कि हम सबके पास एक लिमिटेड टॉक टाइम है। हमें इसी में ही लाइफ को पूरा वो काम इंजॉय करना है। क्या काम बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वो आपका डेफिनेटली बहुत बड़ा हिस्सा है, बट आपको जिन चीज़ों से खुशी मिलती है वो भी अगर आप एक साथ लेके चलेंगे तो फिर आप एक ज़िंदगी में एक वो रहेगा बैलेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैम जैसे कि है ना, ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर में जो ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं तो वो ज़रूरी होता है या उसका अलग से वैसे ट्रीटमेंट हो जाता है? संदीप जी, ब्रेस्ट कैंसर अगर होता है, जैसे ब्रेस्ट में एक गांठ है जिसमें कि कैंसर है, पहले ये माना जाता था कि पूरा स्तन हटाना ज़रूरी है, बट अब वो ज़रूरी नहीं है। अगर पेशेंट हमारे पास टाइम से आए फर्स्ट सेकेंड स्टेज में, और हम उसको सबसे पहले कीमो दे के छोटा कर देते हैं, अगर वो गांठ बिल्कुल छोटी हो जाती है तो हम सिर्फ वो गांठ हटा के और स्तन को सेम टू सेम वही शेप दे देते हैं जो कि ऑपोजिट स्तन का है। तो महिला को, फीमेल को कभी लगेगा ही नहीं कि उसका दोनों स्तन में कोई डिफरेंस है। इसको हम बोलते हैं ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी, और यही हमारा फर्स्ट टारगेट होता है कि ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद महिला को कभी ऐसा ना लगे कि मैं किसी ट्रीटमेंट से गुजरी हूँ।
मैम जो ट्रेनी डॉक्टर हैं अभी, जो अपकमिंग डॉक्टर आने वाले हैं, लाइक उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर बहुत से स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि अगर इफ़ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आप अपने सब्जेक्ट के लिए हमेशा एक ट्रूथफुल रहो कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो आज, वो किसी की जान बचाने के लिए कर रहे हो। एक दिन आपके सामने सिर्फ एक पेशेंट होगा और आपके पास कोई टाइम नहीं होगा, आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा। आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी दवाई देनी है, कैसे देनी है, किस स्पीड में देनी है। तो आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो इतनी शिद्दत से करो, क्योंकि जो आप आज पढ़ रहे हो वो आगे जाके किसी की जान बचाएगा। और मैम हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर से निकल? कैंसर जो है उसको, उससे आपको बचाने के लिए सिर्फ हम एक जने वहाँ नहीं हैं। हमारी टीम, एक सर्जन, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि सिकाई करते हैं, एक पैथोलॉजिस्ट जो आपकी बायोप्सी देख रहे हैं, एक रेडियोलॉजी जो आपका स्कैन देख रहे हैं, एक्सरे देख रहे हैं, उसके अलावा इतने नर्सिंग स्टाफ, इतने स्टूडेंट्स, हम सब मिलके सिर्फ आपको एक जने को बचाने के लिए लगे हुए हैं। हमारी एक फैमिली है जो आपको बचाना चाहती है ताकि आपकी फैमिली बच सके। सिर्फ हम एक चीज़ चाहते हैं कि आप हम पे विश्वास करें और जल्द से जल्द टाइम से हमारे पास चेकअप के लिए ज़रूर आएँ और ट्रीटमेंट पूरा लें, बीच में ना छोड़ें। थैंक यू मैम।